हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 9 की चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ध्वनि। इसके वीवीआई एमसीक्यूज करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मगर अगर आपको इनके पीछे वाले चैप्टर जो 11 चैप्टर हो चुके हैं उनकी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि में अपवर्तन, ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का टक्कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि में परिवर्तन ध्वनि के कारण होता है, प्रतिध्वनि के कारण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सितार जो होता है का तार जो होता है, सितार का तार खींचने से तार में क्या होता है, क्या होता है? अनुपस्थ तरंग उत्पन्न होता है या फिर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है या किसी प्रकार के तरंग उत्पन्न नहीं होते या दोनों प्रकार के तरंगे उत्पन्न होते हैं। यहाँ बोलना क्या चाहता है कि हम एक गिटार जो बजाते हैं उसमें तारे जो लगी होती है उन तारों में कैसा तरंग उत्पन्न होता है ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शीर्ष जो है और समीप जो है वाले गर्तकों के बीच की दूरी क्या होती है? तरंगों की आधी होती है, तरंगों के बराबर होती है, तरंगों की दुगुनी होती है। मगर मेरा पीपीटी टाइप करने वाला ही नहीं, गलती और कर दिया कि इसका ऑप्शन 4 बनाया ही नहीं, जिसे कि मेरे जानते हो देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड चलिए इसी में आंसर निपटाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तरंग की आधी होती है। शीर्ष और समीप गर्त कितना होता है? आधी होती है। ठीक है, शीर्ष मतलब क्या होता है? ऐसे होता है, देखो शीर्ष और गर्त ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया शीर्ष। जब तरंग जाती है, देखिए पूरा समझा देता हूँ, एक बार समझा ही देता हूँ क्योंकि आप शायद नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता नहीं कि आपने पढ़ा है कि नहीं। इस तरह तरंग जाती है, इसको कहते हैं शीर्ष, इसको कहते हैं गर्त। ठीक है, यहाँ से ऐसे होती है ना, तो इसको शीर्ष और गर्त कहते हैं। एक बार समझ में आ गया होगा आपको, मैं बता रहा हूँ ना। एंड जिसको समझ नहीं आएगा कमेंट में बता देना कि यहाँ पे ये समझ नहीं आया। मैं अगली वीडियो में वो बता दूंगी कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे वैसे जो भी होगा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक तरंग की आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल का मान कितना होगा? 0.1 होगा, 0.01 होगा, 0.01 होगा या फिर 0.001 होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.01 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वायु में ध्वनि का तरंग कैसा होता है? अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रास्थ होता है या फिर असंता अनुप्रस्थ और असंता अनुदैर्ध्य होता है। कभी अनुप्रस्थ और कभी अनुदैर्ध्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हो कि 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह करके आप कमेंट में लिखते जाना, इससे और एक गेस करने की कोशिश करना कि मैंने 30 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही किए। इससे आपकी अपनी नॉलेज स्किल्स पता चलेगी कि मुझे कितना नॉलेज है अपने एग्जाम के बारे में, अपने बोर्ड एग्जाम के बारे में, ये जानने को मिलेगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कैसा होता है? 1, 2, 3 या 4 या 8? यानी आवृत्ति का और आवर्तकाल का गुणनफल पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि आवृत्ति एन और तरंग दैर्ध्य लैम्बडा वाले तरंग की चाल v से दी जाए तो संबंध क्या होगा? यानी कि आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और लैम्बडा यानी कि चाल को संबंध निकालना है, इनमें से बीच में कौन सा संबंध होगा? एक तरह से एक फॉर्मूला पूछ रहा है, इन तीनों को मिला के कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं इनमें से चारों ऑप्शन। तो ये तो नहीं हो सकता, ये वाला होगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, बी बराबर एन लैम्बडा। ये आपको याद रखना है कि आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और क्या कह सकते हैं वे यानी चाल, तीनों को मिलाकर हम बनाते हैं v बराबर एन लेमडा, जो कि आपको याद ही रखना है, एक फॉर्मूला है समझ लीजिए एंड याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वथा के परास के सबसे कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रसरय कहते हैं या अवसरय कहते हैं या सनार कहते हैं या फिर अनुसरण कहते हैं, अनुरण कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवसराय कहते हैं, क्योंकि श्रेय के प्रसारण को कम आवृत्ति को तरंग दैर्ध्य को हम अपसरय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है 9 नंबर वाला क्वेश्चन। श्रोता के प्रास से अधिक आवृत्तियों की तरंगों की होती है को कहते हैं या अश्रव्य कहते हैं, ध्वनि के तरंग कहते हैं या परश्रव्य कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परश्रव्य कहते हैं। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी तब पर भी आपको लग रहा होगा कि ये मैं पहले से जानता था, पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, तो कुछ क्वेश्चंस याद कर लेने, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पहले ही देखा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रा हर्ट्ज होता है, जो कि हमें बचपन से ही याद है भैया। तुम क्या बताओगे? मुझे बचपन से याद है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक संत जलाशय में कागज की नाव पवन कर रही है। अब यदि पत्थर की टुकड़ा फेंक दिया जाता है तो पानी में विक्षेप उत्पन्न किया जाए तो वह नाव क्या होगा? अगर कोई पानी पे नाव का मतलब जैसे कि पेज का जो बनाता है ना, कागज पन्ना वाला जो नाव बनाता है, उसको तुम किसी पानी वाले टब या किसी चीज में रख दिया, यानी कि वो तैर रहा होता है। जब उसमें पत्थर एक फेंक दे रहा है तो वहां पे उत्पन्न होता है लेयर्स, ऊपर नीचे पानी, तुमने देखा होगा कि ऊपर नीचे हो रहा हो। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएगा, पीछे हट जाएगा, स्थान आगे पे और पीछे करेगा और अपने स्थान पे पर ऊपर नीचे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने स्थान पर ऊपर नीचे होगा। जनरली आपने ये एब्जॉर्ब किया होगा, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक्सपेरिमेंट कर लेना। अभी हमारी वीडियो देखने के बाद तुरंत एक्सपेरिमेंट करना, एक थाली लेना, उसमें पानी भरना, एक छोटा सा नाव बनाना, पेज वाला रख देना एंड ऊपर से कंकड़ गिराना जिससे वो वाइब्रेट कर सके, पानी ऊपर नीचे होए, बस वहां तक उत्तर समझ में आ जाएगा आपको। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अभी से जितने भी पीछे क्वेश्चंस हुए सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में लिख देना कितना क्वेश्चन नंबर सही समझ में आया, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपकी क्वेश्चंस का हर एक डाउट को सॉल्व कर सकूं, छोटे छोटे डाउट्स को सॉल्व कर सकूं, क्योंकि एक ऐसा मात्र यूट्यूब चैनल है झारखंड बोर्ड के लिए जो कि आपके हर एक डाउट को इंस्टेंटली वर्क करता है, यानी कि तुरंत काम करता है उस पे। जैसे कि अपने पिछले वीडियो पे जो भी कमेंट किया वो अगली वीडियो में सेम वो कमेंट को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ऐसा एक यूट्यूब चैनल मात्र एक ही है, कोई झारखंड में दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं है। जो हमारा टीम इस पे वर्क कर रही है और आपके लिए जल्द सरप्राइज लाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक तरंग की आवर्तकाल का मान 0.01 है सेकंड है, 0.01 सेकंड है। तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? आवृत्ति। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, शायद आपने भी ये फॉर्मूला देखा ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करने की थोड़ा सा फॉर्मूला से करना पड़ेगा, क्योंकि इजी फॉर्मूला ही होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसमें है कुछ इस तरह, एफ है, एफ बराबर 1/t, ठीक है। तो इसमें t का मान यहाँ पे दिया हुआ, आवर्तकाल का मान t का मान 0.01 है, 1/0.001। इसका शून्य हटाएंगे तो नीचे ऊपर 2 शून्य जाएगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनरली ये आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला में बैठाना जानते होगे तो आप लोग ये पूरा इजीली सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूला वाइज है, तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। माध्यम ए की सतत भुजा द्विभुजा जो कि 60 सेमी तरंग दैर्ध्य की तरंग उत्पन्न करते हैं। माध्यम ए की तरंग का इतना और इतना, बी के लिए इतना, और ये रहा आपका माध्यम में उत्पन्न तरंग दैर्ध्य होगा। जिससे कि बोल रहा है इसमें
तीन पार्ट्स में बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे तीन पार्ट्स क्या होगा कि ए का कुछ दिया, बी का कुछ दिया और सी में कुछ और आंसर निकालना, मतलब बी का कंपेयर करके ए और बी को कंपेयर करके सी में आंसर निकालना। जैसे कि ऑप्शन कुछ कुछ दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्थिति में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला स्थिति में हम कुछ इस तरह करेंगे कि F बराबर एक फॉर्मूला है, F बराबर VA अपॉन लैम्बडा ए, क्योंकि ए की बात कर रहा है, VA अपॉन लैम्बडा ए, क्योंकि पहली स्थिति ए, हम पहली स्थिति को ए मानेंगे, दूसरी स्थिति को बी मानेंगे। तो पहली स्थिति में देखो, यहाँ पे पहली स्थिति में क्या लिखा है, पहली स्थिति में 60 सेमी और पहली स्थिति में देखिए ए का तरंगदैर्घ्य 300 है, ठीक है, और यहाँ पे दिया 60 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य, ये तो हम देख लिए हैं। तो देख लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। F बराबर वी, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, वी ए अपॉन लैम्बडा ए, ठीक है। तो इसमें लिखना पड़ेगा 300 जो मेरा आया, और वी ए मतलब लैम्बडा ए का मान हम यहाँ पे 60 लिखा था, क्या लिखा था, 60 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से भागा देंगे तो 0.0 मतलब 0.6 आएगा, जो कि यहाँ पे हम 0.6 को वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसको हम अगर सॉल्व कर देते हैं तो लगभग 500 आ रहा है, कितना आ रहा है, 500। तो एक स्थिति मैंने पूरी कर ली, दूसरी स्थिति चलिए कर लेते हैं। लैम्बडा बी का मान, लैम्बडा बी का मान होता है वी ए बी अपॉन एफ, वही फार्मूला को थोड़ा सा कस्टमाइज करके इस तरह किया गया है, और इसमें वी बी का मान हमें पता है कि वीबी का मान क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 450, अभी दिखा दूंगा। एंड साथ ही साथ इसके नीचे जैसे कि एफ का मान, जो हमने पिछले क्वेश्चन में 500 निकाला, आपको ध्यान होगा, तो एंड इसे हम कैलकुलेट करें, यानी कि इसको गुना भागा जो भी होगा उसको करके हमें 0.09 पर प्राप्त होता है। कितना होता है, 0.09 प्राप्त होता है। इनमें से हम देखो 0.9 प्राप्त होता है, और इसको हम अभी क्या है पता है, सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू हो जाएगा ना 100 से, तो एक शून्य से शून्य जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया, देखिए मान भी दिया 400, 300, 60 को हम बदले थे 0.6 आया था, तो ये वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा, 90। चलिए ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, या फिर ये एग्जाम में ज्यादा चांसेस है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दे, जिससे कि फंसे रहो। इस तरह के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश मत करना, सबसे लास्ट में सॉल्व करना मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, चाहे वो क्वेश्चन तुम्हें रोका रखे या फिर तुम्हारे टाइम को वेस्ट करे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि हवा में ध्वनि की चाल 6 पानी की सी नॉट की पानी में CW होगी, तो इसमें वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं उनके रिलेशंस को, क्या होगा, C0/C बड़ा होगा, या फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, CW बराबर C0। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये रिलेशंस पिछले 2-4 साल से इस तरह के रिलेशंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायद ये इस बार के एग्जाम में ये आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हर्ट्ज का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है ये पूछ रहा है हमें, हर्ट्ज किसका मात्रक है ये हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर्ट्ज की मात्रक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मात्रक किसका है ये तो अपने डिफिनेशंस या किसी बुक्स में कहीं हेडलाइन या लाइन में लिखा होगा कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अनुपस्थ तरंग जो होते हैं उत्पन्न हो सकते हैं, कैसा उत्पन्न होता है, केवल द्रव को उत्पन्न करेगा, केवल ठोस को करेगा, या केवल द्रव एवं ठोस को करेगा, या द्रव ठोस गैस में भी करेगा, तीनों में। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल ठोस को करेगा अनुपस्थ तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछले जितने भी क्वेश्चन कराए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन क्या है, या अनुपस्थ तरंग है, या अनुदैर्ध्य है, या प्रकाश तरंग है, या फिर जल तरंग है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि किसे कहते हैं? 20,000 से ज्यादा वाली ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? ये आपने किसी ना किसी डिफिनेशंस में या डिफिनेशंस, इसका डिफिनेशंस है जिसमें आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्व ध्वनि को ही हम 20,000 से ज्यादा वाले आवृत्ति को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 वाला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? हमें बताना चाह रहा है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला आवृत्ति वाली ध्वनि को कहते हैं। यानी एक डिफिनेशन है जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा और ये क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये दोनों डिफिनेशन से रिलेटेड है। आपने डिफिनेशंस को पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इसको सर्व ध्वनि कहते हैं, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ध्वनि है क्या है? आंतरिक तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है, या फिर आंतरिक अनुदैर्ध्य होता है, आंतरिक अनुप्रस्थ तरंग है, या फिर आंतरिक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि प्रकाश है, आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंग है, फिर आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंग है, या फिर आंतरिक अनुप्रस्थ तरंग है, या फिर आंतरिक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, माध्यम की जरूरत नहीं होती किसमें? ध्वनि के संचरण में, प्रकाश के संचरण में, या दोनों के संचरण में, या किसी एक के संचरण में? तो इसका आंसर आप बताओगे, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होने वाला है, मगर आप कमेंट में बताना, फिर मैं बता दूंगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, गेस कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। 24 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को गेस कर पाए कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.